हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुविधा ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम अ चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट फॉर क्लास 11। तो इसमें मैंने कुछ एनसीईआरटी के साथ साथ आईआईटी जेईई के भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपको इसका थ्योरेटिकल पोर्शन चाहिए, ये ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है पूरा चैप्टर का, जिसमें आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं। तो उसे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और जाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। ओके, तो नंबर 1 क्वेश्चन आप हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है, जो कि एनसीईआरटी का है। ठीक है, बेसिक स्टैंडर्ड है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट्स ऑन अ अर्थ। ठीक है, जो मून जो है उसको ऑब्जर्व किया गया है टू डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट जो कि अर्थ पे है। अब एंगल जो बना रहा है मून पे, ठीक है, द एंगल थीटा सबटेन एट अ मून बाय टू डायरेक्शनल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दो डायरेक्शन से कितना बना रहा है एंगल, तो 1 डिग्री 54 मिनट। हम लोग को सिंपली क्या करना है, कंप्यूट द डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। हम लोग को सिंपली यही निकालना है, कितना डिस्टेंस है भाई मून और अर्थ के बीच में। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, हल्का सा छोटा सा डायग्राम से समझेंगे। यहां आपका क्या हो गया, अर्थ हो गया, ये आपका क्या हो गया, अर्थ हो गया। और ये दो पॉइंट हम लोग मान लिए A और B। यहां पे आपका क्या है, मून है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो ये दोनों पॉइंट के हेल्प से यहाँ पे जो एंगल बना रहा है, वो एंगल मेरे को कितना दिया हुआ है, दैट इज थीटा। और उसका वैल्यू भी मेरे को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 1 डिग्री एंड 54 मिनट दिया हुआ है। अब ये ए बी मेरा क्या है, यही मेरा डायमेट्रिकल पोर्शन है ना। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बी से यहाँ पे डिनोट कर ले रहे हैं। ओके, अब हम लोग को मेनली निकालना क्या है, मेनली ये निकालना कि ये जो डिस्टेंस है ना मून और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है, इसके थ्रू हम लोग को निकालना है, जिसमें हम लोग को क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। और जो डायमेट्रिकल है उसका भी वैल्यू हम लोग को डायमीटर ऑफ अर्थ गिवन। अब आप लोगों को पहले से पता होगा कि आप एक फार्मूला जानते होंगे, क्योंकि हम लोग जब भी इस तरह का लेंथी जब हम लोग निकालते हैं ना, डिस्टेंस लार्ज डिस्टेंस, हम लोग पैरेलक्स मेथड इस तरह का वैल्यू हम लोग यूज करते हैं, है ना। और ये वाला आपको वैल्यू पहले से आता हो, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, r अपॉन रेडियस। आता है सबको? यस, बहुत इजी है। r अपॉन क्या होता है, रेडियस होता है। तो यहाँ पे जो आर्क का काम कर रहा है एक्चुअल में, तो ये आपका AB पोर्शन कर रहा है ना, आर्क का काम क्या कर रहा है, AB पोर्शन कर रहा है। सॉरी फॉर द नॉइज। ओके, तो आर का काम क्या कर रहा है, AB पोर्शन कर रहा है। और जो रेडियस है, ठीक है, यही रेडियस आपका क्या बता रहा है, एक्चुअल में डिस्टेंस को बता रहा है जो मून और अर्थ के बीच में। तो यही हम लोग क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे एंगल का वैल्यू भी मेरे को दिया हुआ है, दैट इज 1 डिग्री एंड 54 मिनट, इतना गिवन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर रेडियस अगर लिखना रहा तो इसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, इसको स्मॉल b से, और ये एक्चुअल में जो थीटा है एज यूजुअल रहेगा। ओके, तो वी कैन राइट, अगर हमको निकालना क्या है, तो ये d निकालना है, कैपिटल D, ये जो d है ये d पोर्शन है, ये निकालना है। तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, r अपॉन क्या लिखना पड़ेगा, थीटा। तो थीटा तो गिवन है, थीटा जो है, सॉरी, थीटा हम लोग को निकालना है। ठीक है, थीटा का वैल्यू सिर्फ यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, और r मेरे को गिवन है, दैट इज दिस। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर सबसे पहले एंगल पे समझेंगे। तो एंगल मेरे को कितना दिया हुआ है, एंगल हमको दिया हुआ है कि एंगल जो है 1 डिग्री एंड 54 मिनट है। इसको सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट होता है, प्लस यहाँ पर कितना है ऑलरेडी 54 मिनट है। दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 मिनट आ जाएगा। सॉरी, तो हम लोग दोनों का ऐड करेंगे तो 140 मिनट आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 60 से, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू हो जाता है 60 सेकंड, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 60 सेकंड में इसको कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश क्या ऑलरेडी करना ही है। तो 140 इनटू क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, दैट इज सेकंड। ठीक है, तो हम मेरा कितना आ जाएगा, तो 6480 सेकंड आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 6480 सेकंड आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखिएगा कि 1 सेकंड का वैल्यू जो होता है ना, क्योंकि यहाँ पे थीटा का बात हो रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे सारा को रेडियन में लिखने का। अब 1 सेकंड का जो वैल्यू है वो होता है 4.85 into 10 to the power -6 रेडियन। अगर आपको लग रहा है बहुत कोई को ये पता होगा, और अगर बहुत कोई का अगर नहीं पता है तो मैं छोटा सा यहाँ पे बता देता हूँ। देखो 2 पाई इक्वल टू हो जाता है 360 डिग्री। कितना हो जाता है, 360 डिग्री। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 2 पाई बाय 360 लिखेंगे। ठीक है, इसको जब सारा सॉल्व करेंगे ना, तो 1.74 into 10 to the power -6 कुछ इस तरह आएगा। तो ये 1 डिग्री, और 1 डिग्री आपका कितना है, 60 मिनट है। तो अगर इसको मिनट में करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 60 मिनट से इसको डिवाइड करना रहेगा। ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है उसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो मिनट में आएगा। फिर अगेन जो वैल्यू आएगा आफ्टर डिवाइडिंग, उसका अगर फिर 60, दैट मीन हम लोग सेकंड में अगर कन्वर्ट करना चाहें उसको कर देंगे, तो फिर जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो होगा मेरा 4.85 into 10 to the power -6 से
बराबर, यही है रेडियन में, ठीक है। तो 1 सेकंड को इसका हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अब हम लोग का एंगल पहले से पता हो गया है कितना है, सेकंड के अकॉर्डिंग ये है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी रेडियन है, सॉरी 6480 इनटू कितना है आपका 4.85 इनटू 10 टू द पावर -6। तो इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा 3.32 इनटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। ये वाला मेरे को वैल्यू आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये रेडियन में रहेगा। तो ये हमको क्या मिला, ये अब हमको एक प्रॉपर थीटा मिल गया है, एक एंगल हम लोग को मिल गया। अब अगेन हम लोग पुराना वाला फार्मूला पे चलते हैं। पुराना वाला फार्मूला हम लोग क्या मिलता था कि थीटा इज इक्वल टू होता है r अपॉन रेडियस, जो कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो जितना भी मेरा डायमीटर दिया हुआ है डिवाइडेड बाय थीटा। तो थीटा तो नहीं ना था, अब थीटा हम लोग निकाल लिए रेडियन के फॉर्म में। अब b का वैल्यू मेरे को पहले से गिवन है ना, डायमीटर ऑफ कितना है, तो 1.276 इनटू 10 टू द पावर 7 है, और डिवाइडेड बाय जो भी मेरे को वैल्यू आया दैट इज 3.32 इनटू 10 टू द पावर -2। अब जैसे ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट कितना आ जाएगा, तो डिवाइड यहाँ पे आप करके देख लीजिएगा, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगा आपका 3.84 इनटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। 3.84 इनटू 10 टू द पावर 8 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया, डिस्टेंस निकल गया। किसके किसके बीच में डिस्टेंस निकालना था, तो मून और जो अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो निकालना था। तो ये मेरे को वैल्यू आ गया डी का वैल्यू, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। तो ये जो रिलेशन दिया हुआ है दैट इज v इक्वल टू √2 gm/r, क्या ये दोनों का रिलेशन सही है या फिर नहीं है। तो जब भी रिलेशन चेक करना रहता है तो हम लोग प्रिंसिपल का यूज करते हैं, जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बताता था कि दोनों तरफ का अगर हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं और दोनों का जो डायमेंशन है अगर वो बराबर होता है तो उसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते थे। जैसे अगर मान लेते हैं इधर भी MLT है और इस तरफ भी आपका क्या है, RHS में भी MLT है। इधर हो गया आपका ABC, इसका डायमेंशन, इसका हो गया x y z। तो जब A जो है x के बराबर, B जो है y के बराबर और C जो है z के बराबर होता था तो उसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते थे। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, ये रिलेशन चेक करना है क्या ये सही है या फिर नहीं है। तो इसका हम लोग हेल्प किसका लेंगे, तो सबका हम लोग सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए कि आपको डायमेंशन निकाल लेना है जो भी क्वांटिटी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, v फॉर वेलोसिटी, v फॉर क्या हो गया यहाँ पे आपका वेलोसिटी है, g जो है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो बड़ा वाला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, m यहाँ आपका मास है, r जो आपका रेडियस है और ये अंडर रूट है, और यहाँ पे 2 जो है वो आपका डायमेंशनल लेस होने वाला है, क्योंकि जो भी कांस्टेंट वैल्यू है वो तो डायमेंशन लेस होता है। तो अगर हम लोग वेलोसिटी का बात करते हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी का अगर डायमेंशन का बात करते हैं तो क्या होता था, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन जो होता था, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, lt इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। अब हम लोग क्या करना है, ये सब जितना भी क्वांटिटी दिया हुआ है इसका भी डायमेंशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग g का बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग किसका बात करेंगे, g का। अच्छा आपको ये फार्मूला याद होगा, जब हम लोग फोर्स इज इक्वल टू जब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता था m1 m2/r² लिखते थे, है ना। इस तरह से फार्मूला लिखते थे। अगर तो यहाँ से g का वैल्यू अगर सब्जेक्ट बना के अगर निकाल दिए तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, तो फोर्स इनटू रेडियस की स्क्वायर जो भी रहा और डिवाइडेड बाय मास का स्क्वायर रहने वाला है ना। तो फोर्स का क्या होता था, तो मास इनटू एक्सेलरेशन से यहाँ पे आपको डायमेंशन निकाल लेना है, तो हो जाएगा mlt-2, ठीक है। और यहाँ रेडियस का क्या लिख सकते हैं, तो लेंथ का स्क्वायर लिखेंगे, और मास का तो एज यूजुअल जो रहेगा मास का जो आपका स्क्वायर है। अब ये ऊपर चल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे हम लोग कंप्यूटराइज करेंगे यहाँ पे आपका, तो आ जाएगा m का वैल्यू -1, ठीक है। यहाँ 1 ऑलरेडी है, ये ऊपर चल गया तो और -2 यहाँ पे -1 हो गया, और यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा, तो लेंथ का वैल्यू हो गया l3, लेंथ का वैल्यू क्या हो गया l3, और यहाँ पे t का वैल्यू क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा दैट इज -2। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि जो कैपिटल G है उसका भी हम लोगों ने डायमेंशन निकाल लिया। तो सबसे पहले हम लोग यही करना है कि डायमेंशन निकालो, दोनों तरफ इक्वेट करो, अगर दोनों तरफ सही आ गया इसका मतलब रिलेशन सही है, और अगर नहीं आया तो इसका मतलब गलत है। तो g का वैल्यू हम निकाल लिए, अब m है और r है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 को नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, तो g m/r 2 का डायमेंशन लेते हैं, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब g का क्या आ गया मेरा, g का जो डायमेंशन है वो आ गया मेरा m-1 l⁻³ एंड t का पावर -2, और मास का कितना आ गया, तो मास का तो m है, ठीक है।
और यहाँ पे लेंथ कितना है, तो रेडियस को यहाँ पे लेंथ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे L लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये पूरा का वैल्यू कितना है, पावर कितना है, तो 1/2 है ना। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो जो लेंथ है, ठीक है, तो एक लेंथ यहाँ पे एक पावर कट जाएगा, यहाँ पे मास जो है यहाँ पे क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है। तो देखिए प्लस सॉरी -1 और इसका कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, तो -1 + 1 कट के आ गया आपका 0, तो m का पावर हो गया 0। अब लेंथ क्या हो गया, तो एक लेंथ से एक लेंथ कट गया था, तो यहाँ पे आ गया l का पावर 2 और जो t है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ, इसका पावर अभी कितना है 1/2 है। तो यहाँ पर तो 0 है, तो इसमें तो कोई फर्क आने वाला है नहीं, मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 ही रहेगा, तो m का पावर 0। लेकिन ये जो 2 है, ये अगर मान लेते बाहर चल गया तो 2 * 1/2 अपॉन कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ l बचेगा, दैट मींस l का पावर 1 बचेगा, और ये भी 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा, t का पावर -1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो पूरा जो मेरा राइट हैंड साइड है, ये जो राइट हैंड साइड है उसका वैल्यू कितना आ गया, तो m का पावर आ गया 0, l का पावर कुछ नहीं है तो 1 और t का पावर क्या आ गया -1। तो ये मेरा क्या निकल गया RHS का वैल्यू, ये वाला मेरा क्या निकल गया RHS का वैल्यू। और LHS का क्या था, अब यहाँ पे देखिए वेलोसिटी था, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो m का पावर 0, l का पावर कुछ नहीं है 1 और t का पावर यहाँ पे -1, और इस तरफ में LHS हो गया ये, RHS में कितना है, इधर भी आ गया m का पावर 0, l का पावर 1 और t का पावर -1। तो इधर का डायमेंशन ये, इधर का डायमेंशन ये, इसका मतलब क्या LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। इसका मतलब जो करेक्टनेस चेक करने बोल रहा था कि ये रिलेशन सही है कि नहीं, यस इट इज 100% राइट। ओके, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए ये जेई और आईआईटी जैसे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोल रहा है गिवन दैट द पीरियड t ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ गैस बबल फ्रॉम एक्सप्लोजन अंडर वाटर, तो ये जो टाइम पीरियड t है ना, वो तीन बातों पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन p is the pressure, d is the density of an water, e is the energy। तो फाइंड द डायमेंशन रिलेशन फॉर टाइम t। तो ये जो टाइम पीरियड जो t दिया हुआ है उसके लिए एक डायमेंशनल रिलेशन हम लोग को फाइंड आउट कर लेना है, और यहाँ पे ये गिवन है कि वो इन तीन बात पे डिपेंड करता है, प्रेशर, डेंसिटी और एनर्जी पे। तो हम लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन से। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डायमेंशन निकालना है, तो जो भी हम लोग को आंसर हम लोग निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिख लिए ये जो टाइम पीरियड जो t है वो किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है, तो p पे कर रहा है, d पे कर रहा है और e पे कर रहा है। आप प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा दैट इज k, और यहाँ पे क्या हो जाएगा p d e, ठीक है। अब ये जो है k जो है कांस्टेंट है, तो इसका कोई भी डायमेंशन तो होगा नहीं, ठीक है, ये डायमेंशन लेस हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे a मान लिया, यहाँ पे b मान लिया और यहाँ पे c मान लिया, ये सारा का हम लोग क्या मान लिए, डायमेंशन मान लिए। अब क्या करना है, हम लोग यहाँ पे डायमेंशनल रिलेशन निकालना है, जिसके कारण हम लोग तीनों का डायमेंशन भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या आ गया, p क्या है आपका, तो p पर यहाँ पे प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है, डायरेक्टली भी आप लोग लिख सकते हैं, और इनडायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर इक्वल टू हो जाता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का क्या हो जाता है, तो mLT-2 हो जाता है, एरिया का क्या हो जाता है, तो L² हो जाता है। तो एक L और एक L यहाँ पे कट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, m ये ऊपर जाएगा तो m-1 और यहाँ t का पावर क्या बन जाएगा -2, और ये पूरा का पावर क्या है यहाँ पे, तो a है, सॉरी फॉर द नॉइस, पूरा का पावर क्या है, तो a है। तो यहाँ पे मैंने a लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे d क्या है आपका, डेंसिटी है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम होता है, मास को m लिख दिया, वॉल्यूम क्या हो जाएगा L³ हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, m L-3 एंड t का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा। और इसका पावर क्या है, v है, v गिवन है, और बचा क्या आपका एनर्जी E। एनर्जी का हम लोग क्या जानते हैं, हाफ mv² जान रहे हैं, ये हाफ का तो निकलने से रहा, ठीक है। तो बचा क्या, मास बचा और वॉल्यूम बचा, ये डायमेंशन लेस है, कांस्टेंट है। तो मास का क्या हो जाएगा, तो मास का हमने एज इट इज मास लिख दिया, ठीक है। और v का हो जाता है lt इनवर्स, ठीक है। तो lt इनवर्स और इसका पावर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग और अच्छे से क्या लिख सकते हैं, तो mL², देखिए अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, और t का पावर -2। तो अब हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पे तीनों का डायमेंशन, मतलब जिस इस बात पे डिपेंड कर रहा था p d और e, तीनों का हम लोग क्या किए, डायमेंशनल निकाल लिए। और ये जो t है उसका भी डायमेंशन हम लोग क्या हो जाएगा, तो m0 हो गया, L0 हो गया, तो t का पावर सिर्फ बचा क्या, तो -1। अब हम लोग क्या किए कि LHS और RHS में दोनों तरफ हम लोग रिलेशन निकाल लिए। अब हम लोग दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। अब ध्यान से देखिए, जब LHS देखते हैं तो यहाँ पे तीन चीज आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं तो इजी रहेगा देखना। तो यहाँ पे आ गया LHS में m0 L0 एंड t
1 आ गया, ठीक है। और इस तरफ आ गया, सबसे पहला प्रेशर है, प्रेशर का कितना आया, तो भाई इतना आया m l माइनस 1 t माइनस 2, और इसका पावर हो गया a, और b सॉरी d का वैल्यू कितना आया है, तो ये वाला आया है, इसको भी लिख लेते हैं m l माइनस 3 t का पावर 0, और यहाँ पर क्या हो गया आपका b हो गया, ठीक है। और एक और तीसरा क्या है आपका e का कितना आ गया है, तो m l स्क्वायर और t माइनस 2, और इसका पावर क्या हो जाएगा, तो c हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सारा वैल्यू को दोनों तरफ से एक तरफ कलेक्ट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं m का पहले इधर हम लोग वैल्यू कलेक्ट कर लेंगे, इधर एज यूजुअल रहेगा, दैट इज m0 l0 और t का पावर 1, ये इसी तरह रहेगा। RHS में हम लोग वैल्यू कलेक्ट करते हैं, तो पहले m का करेंगे, तो यहाँ हो गया m का पावर a, यहाँ m का पावर b, यहाँ m का पावर c, तो वी कैन राइट a plus b plus c, ठीक है। अब लेंथ का करते हैं, अब लेंथ का कलेक्ट करेंगे, ये वाला नहीं देखना, इधर देखना, तो लेंथ का हो गया माइनस a, ठीक है, और यहाँ क्या हो गया माइनस 3b, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस 2c, ठीक है। ये हो गया मास का भी हो गया, लेंथ का भी हो गया, बचा क्या टाइम, टाइम का यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या हो गया माइनस 2a हो गया, यहाँ तो नहीं होगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 रह जाएगा, और बचा क्या माइनस 2c। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मास का हम लोग कलेक्ट करेंगे, लेंथ का और टाइम का, अब फिर क्या करेंगे दोनों को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मास का क्या है 0, और यहाँ पर क्या है a plus b plus c, तो वी कैन राइट नंबर 1 इक्वेशन a plus b plus c इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 हो गया। देखिए यहाँ पे इसका डायमेंशन 0 और इसका a plus b plus c, होमोजेनिटी यूज हो रहा है। यहाँ पे l का क्या हो जाएगा, नंबर 2 का देखते हैं, तो यहाँ पे हो गया माइनस a माइनस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया, और बचा क्या आपका ये टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो ये इक्वेशन नंबर मेरा 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर मेरा 3 हो गया, और 4 क्या हो जाएगा, तो माइनस 2a माइनस 2c इज इक्वल टू क्या है, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 लिख दिए, तो ये इक्वेशन नंबर मेरा 4 हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या होगा, दोनों तरफ को इक्वेट करके हम लोग को रिलेशन मिल गया। ये इक्वेशन नंबर 1 था एक्चुअल में, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब तीनों वैल्यू हम लोग का आ गया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और प्लस 4 कर देंगे, ठीक है। मतलब इक्वेशन 3 और 4 को क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस a माइनस 2 है क्या हो जाएगा माइनस 3a हो जाएगा, और बचा क्या अब 2c है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, तो बचा आपका 3b, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे माइनस 3b, और यहाँ पे 1 प्लस 0, तो आपका बच गया 1, तो ये इक्वेशन नंबर आपका बन गया 5, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 2 है मेरा, इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 3, तो we multiply 3 in इक्वेशन 2 एंड उसके बाद क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, और उसके बाद ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 से, उसके बाद ऐड करेंगे किससे, इक्वेशन नंबर 5 से। तो अब जैसे यहाँ पे करेंगे 3a है, ठीक है 3a, और उसके बाद यहाँ पे भी 3a, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 3b, तो वो भी प्लस माइनस आएगा क्योंकि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्लस जैसे करेंगे तो प्लस माइनस यहाँ कट जाएगा, तो बचा क्या आपका ओनली 3c, क्या बचा सिर्फ 3c बचा, तो 3c जैसे बचा तो 3c का और इधर आपका 1 रहेगा, ठीक है। तो c की बट हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, c 1/3 को उठा के इक्वेशन नंबर 4 पे रख देंगे, इसको इक्वेशन हम लोग छोड़ दिए, ये जो पुट यहाँ पे लिख सॉरी फॉर दैट, पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन क्या हो जाएगा, इन इक्वेशन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इक्वेशन 4 में हम लोग क्या किए रख देते हैं वैल्यू c का, तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2a -2 into 1/c is equal to 1/3 is equal to 1 हो जाएगा, तो -2a is equal to हम लोग लिखेंगे 1, इधर चल गया तो प्लस 2/3, तो a का वैल्यू मेरा आ जाएगा -5/6, कितना आ जाएगा -5/6। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, a का भी वैल्यू मिल गया, c का भी वैल्यू मिल गया, अब a और c का वैल्यू को उठा के हम लोग को क्या करना है इक्वेशन नंबर 2 पे रख देना है। इक्वेशन नंबर 2 एक्चुअल में क्या था, ध्यान से देखिए, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, 3 इक्वेशन लिया है और हमको a b और c का वैल्यू चाहिए।
क्यों? क्योंकि जो P है, D है और E है, इसका डायमेंशन A था, B था और इसका क्या था, C था। तो अगर ये तीनों का वैल्यू मिल गया तो हम लोग इसका रिलेशन को भी इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना। सॉरी फॉर द नॉइज। तो हम लोग क्या किए, A और C तो मिल गया। अब पुट, यहाँ पे हम लोग ये लिख देते हैं, यहाँ पे पुट पुट द वैल्यू ऑफ A एंड C इन इक्वेशन हम कहाँ पे रख देंगे, 2 पे रख देंगे, ठीक है। तो A का वैल्यू हम लोग क्या रखे हैं, तो -5/6 रखे हैं। और क्या बोलते हैं, B तो एज यूजुअल रहेगा, ठीक है, एज इट इज। और C का वैल्यू हम लोग क्या है, 1/, क्या आ गया इधर, तो 0 है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो B का हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा, B का वैल्यू हम लोग का लगभग आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा, B का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या था ना कि A का वैल्यू हम लोग को मिल गया था, B का भी वैल्यू हमको 1/2 अभी जस्ट मिला और C का भी वैल्यू हम लोग को मिल गया। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बोला था हम लोग को कि जो T जो है ना, ये तीन बातों पे डिपेंड करता है, P, D और E जो है। तो इसका A था, इसका B था और इसका C था। तो अब हम लोग क्या किए, तीनों का वैल्यू ऑब्टेन कर चुके हैं। अब सारा वैल्यू मतलब पुट ऑल A, B and C इन इक्वेशन कहाँ पे, इन इक्वेशन 1 पे। जो इक्वेशन 1 हम लोग बनाए थे कुछ इसी तरह का था, तो वहां पे उठा के हम लोग पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, K तो इसी तरह रहेगा, P का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है -5/6, B का वैल्यू कितना है 1/2 और E का वैल्यू यहाँ पे C का वैल्यू कितना है 1/3। तो यहाँ पे जो रिलेशन बोल रहा था हम लोग निकाल रहे, फाइंड द डायमेंशन रिलेशन फॉर टाइम T। तो ये हम लोग का रिलेशन डायमेंशनली ऑब्टेन हो गया है। ये क्वेश्चन ना काफी बार आगे पीछे करके पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज एनसीईआरटी का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, ठीक है, बेसिक लेवल का है। तो इसमें क्या बोल रहा है, फिजिकल क्वांटिटी x है जो कि रिलेट करता है चार मेजरेबल क्वांटिटी से, जो कि a b c और d है। और इसका जो इक्वेशन दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है कि p a to the power 2, b का पावर 3, c का पावर 5/2 एंड d का पावर -2। तो द परसेंटेज एरर इन a b c d, और ये भी गिवन है कि जो परसेंटेज एरर है a b c d में वो 1%, 2%, 3% एंड 4% है। तो जो परसेंटेज एरर होगा क्वांटिटी x में वो क्या होगा, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करेंगे। तो इसमें आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, जो भी इधर जब भी निकाला जाता है या फिर जब भी हम लोग कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं इधर में, तो इधर जो है वो एडिटिव नेचर का होता है। तो यहाँ पे जो मेरा जो वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दैट इज p a का पावर 2, b का पावर 3, c का पावर 5/2 एंड d का पावर -2। तो ये जो मेरा मेन जो वैल्यू में अगर कोई इरर आ रहा है, इसका मतलब सारा क्वांटिटी में क्या रहेगा, कुछ इरर रहेगा। अब ये जो सारा क्वांटिटी में इरर है वो भी गिवन है कि a में 1%, b में इतना, c में इतना और d में 4% गिवन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एब्सोल्यूट एरर हम लोग फाइंड कर लेंगे। मतलब इसका जो डिफरेंशिएट वैल्यू है, मतलब जो एब्सोल्यूट एरर निकालते थे ना p प्लस डेल्टा p, इस तरह करके हम लोग निकालते थे। तो इसका जो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओन वैल्यू, ठीक है। तो डेल्टा p बाय हम लोग क्या लिखेंगे, p लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, डेल्टा a बाय a लिखना पड़ेगा, प्लस क्योंकि प्लस एडिटिव नेचर का एरर, सारा एरर को ऐड कर देना है, 3 डेल्टा b बाय क्या लिखेंगे, b लिखेंगे, प्लस 5/2 डेल्टा c अपॉन c लिखेंगे, प्लस 2 डेल्टा d बाय d लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी आंसर पूछा है वो परसेंटेज एरर में पूछा है, जिसके कारण हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ ईच टर्म में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा p अपॉन p इनटू 100, ठीक है। इसमें भी 2 इनटू डेल्टा a बाय a इनटू क्या हो जाएगा 100, प्लस 3 डेल्टा b बाय b इनटू क्या हो जाएगा 100 पर सॉरी 100, यहाँ पे हो जाएगा 5/2 डेल्टा c अपॉन c इनटू 100, प्लस 2 इनटू डेल्टा d अपॉन d इनटू 100। सारा वैल्यू लिखिए। अब ये तो परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर दिया है ना, जो 2 into 100 किया, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग परसेंटेज में लिखना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये वाला जो क्वांटिटी है दैट इज डेल्टा a by a, उसका देखिए तो यहाँ पे इधर कितना दिया हुआ है, तो दैट इज 1% दिया हुआ है। तो 2 into 1% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, सॉरी 1% लिखेंगे, प्लस 3 into ये कितना दिया हुआ है, तो 3 into 2, ये भी परसेंटेज में रहेगा, 5/2, ठीक है, 5/2 into कितना है, तो 3% है, कितना हो जाएगा 5 किया 15 बटे 2 हो जाएगा, इसको डायरेक्टली हमें लिखना है 7.5%, प्लस 2 डेल्टा डी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 to 8%। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सारा को इजीली ऐड कर देंगे।
ये हो गया 2 और ये हो गया 6, तो 2 + 6 + 7.5 और 8, तो कितना हो गया टोटल 23.5%। तो ये जो 23.5% है ये मेरा रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर निकल गया उस क्वांटिटी का। सॉरी फॉर द नॉइस, ठीक है। अच्छा, तो डेल्टा पी बाई पी मतलब ये जो मेरा रिलेटिव एरर था परसेंटेज एरर वो कितना निकल गया मेरा 23.5। इस तरह का क्वेश्चन जब जाएगा इसको इसी तरह से इजीली हम लोग बना लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ सीजीएस सिस्टम। तो जो डेंसिटी है मटेरियल का सीजीएस सिस्टम में वो दिया हुआ है 8 ग्राम, ठीक है, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इन अ सिस्टम इन विच एक और जो सिस्टम है तो वहां पे क्या दिया हुआ है, लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और मास जो है 20 ग्राम दिया हुआ है। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ जाइए कि यहाँ कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम का बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि डेंसिटी जो दिया हुआ है उसका डायमेंशन को हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी जो है, डेंसिटी का हो जाता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास का तो m हो गया और ये हो गया आपका क्या L3। हम लोग लिख सकते हैं m n to the power -3 n t का पावर कुछ नहीं है तो 0। ये डायमेंशन निकल गया किसका, तो डेंसिटी का निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से a मतलब डायमेंशन कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू क्या होगा, तो 0 होगा। ये तीनों का वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब जैसे मैंने बोला कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यहाँ क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो एक हो गया हम लोग का ओल्ड जो कि यहाँ पे सीजीएस में बात कर रहा है और दूसरा हो गया न्यू सिस्टम, ठीक है। अब ओल्ड सिस्टम में क्या बोल रहा था कि अच्छा मास कितना है, तो मास कितना है तो 1 ग्राम मान लेते हैं। अच्छा लेंथ कितना है तो 1 सेंटीमीटर, टाइम कितना है तो 1 सेकंड। और जो क्वांटिटी दिया हुआ है कितना दिया हुआ था 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है ना। अब जो न्यू हम लोग बना रहे हैं ठीक है, वहां पे मास क्या हो रहा है, तो m2 यहाँ पे भी लिखेंगे तो m2 गिवन है, तो नया सिस्टम वहां पर 20 ग्राम था और L2 हो गया 5 सेंटीमीटर और T2 जो हो गया आपका कितना हो गया 1 सेकंड एज। और यहाँ पे N1 यहाँ सॉरी N2 का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट कर लेना है। तो एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट से, ठीक है। क्या होता था, तो N2 N1 m1/m2 का पावर 8, L1/L2 का पावर 3 एंड T1/T2 का पावर c। तो N1 कितना है, तो N1 है 8 और M1 कितना है तो 1/20 पुट कर देना, सारा वैल्यू पुट कर देना, a का वैल्यू 1 तो यहाँ पुट कर दिया। लेंथ कितना है तो 1/5, पावर कितना है तो यहाँ -3, c का 1/1 दैट इज 1 सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे पावर आपका हो गया 0। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आपका सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, n2 हो गया आपका 8 into 1/20 और ये हो गया आपका 5 का पावर वहाँ 125। तो सारा यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 50 यूनिट। कितना आ गया 50 यूनिट, ठीक है। तो ये जो 50 यूनिट आया है, ठीक है, तो यही मेरा क्या है डेंसिटी ऑफ मटेरियल, जिसको हम लोग किसमें लिख देंगे वही ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिख देंगे क्योंकि यहाँ डेंसिटी ऑफ मटेरियल पूछ रहा है। इस तरह क्वेश्चन इस तरह से बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, तो ये क्वेश्चन 2019 जेईई मेंस में आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान है। द डायमीटर एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर मेजर्ड बाय अ मीटर स्केल, ठीक है। मतलब डायमीटर और हाइट हम लोग दोनों मेजर किए हैं कोई मीटर स्केल के हेल्प से, किसका सिलेंडर का। वैल्यू डायमीटर का आया है ये 12.6 ± 0.1 और जो हाइट है सिलेंडर का उसका वैल्यू इतना है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम इन एन एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका जो वैल्यू आने वाला है वॉल्यूम का उसको सही सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग को लिख देना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पहले गिवन क्या क्या है, तो जो डायमीटर है, ठीक है, तो d प्लस डेल्टा d, तो ये आपका सर्टेन फिगर है, आपका अनसर्टेन फिगर है, ठीक है। उसका जो एरर के साथ ये वैल्यू क्या होगा 12.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, है ना। इसी तरह उसका जो हाइट है वो भी दिया हुआ है h प्लस डेल्टा h, कितना दिया हुआ है 34.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इतना हम लोगों को पता है। तो वॉल्यूम निकालने बोल रहा है तो पहले हम लोग सर्टेन का बात करते हैं। देखिए ये वाला जो है ये सर्टेन फिगर है और ये जो है वो अनसर्टेन फिगर है। तो पहले हम लोग सर्टेनिटी का बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जान रहे हैं पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका वही मतलब 2r = हो जाता है 18,
तो यहाँ पे जो डायमीटर का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको बस पुट कर देना है। तो पाई, तो इसको हम लोग r के वैल्यू जगह लिख सकते हैं d/2 का होल स्क्वायर इनटू h। इसको आप सारा वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, पाई का हो गया 22/7, ठीक है। और d, आपका d का वैल्यू कितना है, देखिए d का वैल्यू यहाँ पे है 12.6, यहाँ पे लिखिए 12.6 का क्या, तो होल स्क्वायर होने वाला है। और ये जो है 4, तो 1/4 यहाँ पर आ जाएगा। और बचा h, h का कितना वैल्यू, ये सारा सर्टेन फिगर का बात कर रहे हैं, अनसर्टेन का इसके बाद करेंगे, ओके। तो h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 34.2 दिया हुआ है ना। इसको सारा का हम लोग क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 22/7 into 126 into 12.6 into 1/4 into 34.2। तो इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने पे ये लगभग 70 के आसपास रहेगा, ठीक है। तो ये सब सारा मल्टीप्लाई करेंगे, 12.6 into 12.6 into 11 into 17 डिवाइडेड बाय 7। तो ये सब सारा मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 4262.229, कुछ इतना आएगा, ठीक है। इसको अच्छा से हम लोग राउंड ऑफ करके सही से सिग्निफिकेंट फिगर में अगर तो राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4260 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला तो 3 रहेगा, ये आगे बढ़ेगा नहीं, मतलब इंक्रीज होगा नहीं, ठीक है। ऐसे भी इवन है तो इंक्रीज होगा नहीं, तो कितना आ गया 4260। ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर आ गया, मतलब जो v का जो वैल्यू है वो हम लोग को मिल गया, ठीक है। अब ये तो हो गया सर्टेन फिगर का। अब हम लोग बात करते हैं अनसर्टेन का, ठीक है। तो देखिए अनसर्टेन के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे अनसर्टेन का, ठीक है। आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा ना किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारा और भी क्वेश्चन मिल जाएगा, तो सारा वीडियो के साथ मेरा डिस्क्रिप्शन में सारा का पीडीएफ भी रहता है, तो उसे भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। खैर अभी अनसर्टेन फिगर हम लोग को क्या निकालना है, v तो निकल गया। जैसे आप वॉल्यूम में v निकलेगा तो वो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, वहां पे भी सर्टेन और अनसर्टेन रहेगा, तो सर्टेन तो निकल गया। अब अनसर्टेन का बात करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे अनसर्टेन के लिए, तो v जो है उसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा v अपॉन v, ठीक है। वो मतलब उसका रिलेटिव इधर के साथ हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बचा क्या, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या हो रहा है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का तो होगा नहीं, कांस्टेंट है। अब r जब है उसको d का फॉर्म में लिखते हैं, तो d अपॉन 2 हो जाएगा। अब 2 का हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। तो 4 को भी हम लोग को उसमें भी कुछ करना नहीं है, क्योंकि उसको कांस्टेंट है तो होगा नहीं। तो अब जो बचा क्या, तो d, तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, तो 2 into d लिख सकते हैं। 2 into मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ बचेगा क्या, अगर 2 4 अगर रहेगा नहीं तो बचेगा d का स्क्वायर। तो d का स्क्वायर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2d आएगा। अब ये d को हम लोग क्या लिख रहे हैं, बाय d लिख रहे हैं। और बचा क्या h, अब h को यहाँ पे क्या करेंगे, इधर निकाल रहे हैं तो एडिटिव नेचर का है तो प्लस कर दिए, और बचा आपका h का हो जाएगा डेल्टा h अपॉन h, ठीक है। अब डेल्टा v और सारा का वैल्यू पुट कर देना। देखिए डेल्टा d का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बड़ा ही आसान है, 0.1 पुट कर दिए 0.1। d का वैल्यू कितना है 12.6, कितना है 12.6 प्लस डेल्टा h, अगेन इसका भी कितना दिया हुआ है 0.1, ठीक है। और इसके साथ और वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.1 हो गया, और h का वैल्यू हो गया 34.2। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को v तो निकल चुका है, v कितना निकल चुका है, तो 4260। अब ये कॉम्बिनेशन हम लोग को निकालना है, तभी हम लोग को पूरा वैल्यू पता चल जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या, तो डेल्टा v अगर सिर्फ निकालना है हमको, तो ये v को उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 2 into 0.1 by 12.6 plus 0.1 34.2, ऐसा मल्टीप्लाई होने वाला है v, और ये v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 4260, कितना दिया हुआ है 4260। तो आप इसको पहले अंदर में मल्टीप्लाई करके एलसीएम लीजिएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपका वैल्यू कुछ 79 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम लोग उसको अप्रॉक्स 80 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 80 मान लिया। अब इससे क्या हुआ, इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं 80 आएगा। अब v भी निकल गया, डेल v भी निकल गया, इसका मतलब जो हम लोग को बोल रहा था कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का वैल्यू क्या निकल गया, तो v प्लस डेल v का कॉम्बो निकल गया मेरा, दैट मींस कॉम्बिनेशन का वैल्यू निकल गया। तो v का हो गया 4260 और डेल्टा v हो गया मेरा 80। ये वाला मेरा फाइनल वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन, और ये हाँ ये एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में, इसमें कोई लोचा नहीं।
ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है इस तरह से सॉल्व करते हैं। ये जेईई मेंस 2019 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है जेईई मेंस 2020 में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक सिंपल पेंडुलम बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब एक सिंपल पेंडुलम को यूज किया जा रहा है स्मॉल जी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब जो पेंडुलम का जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है और स्टॉप वॉच जो सेट किया गया है वो 1 सेकंड में एक रेजोल्यूशन हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग जो मेजर किया गया वो 40 ऑसिलेशन है टू बी 50 सेकंड, मतलब 40 ऑसिलेशन हो रहा है कितना 50 सेकंड में। तो कितना एक्यूरेट जो है मेजरमेंट ऑफ जी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करेंगे, सारा का वैल्यू हम लोग पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो एक्चुअल में क्या था, एक पेंडुलम है। ठीक है, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और ये कितना ऑसिलेशन ले रहा है, कितना ले रहा है तो 40 ऑसिलेशन ले रहा है 50 सेकंड में ले रहा है। ठीक ना, और स्टॉप वॉच जो सेट किया गया 1 सेकंड में। तो गिवन क्या क्या हो गया, तो जो लेंथ है वो हो गया आपका 25.0 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना हो गया 40 ऑसिलेशन हो गया, टाइम कितना लग गया उसके लिए तो इसको 50 सेकंड लग गया। और डेल्टा टी कितना था, डेल्टा टी कहने का मतलब जो स्टॉप वॉच का जो टाइमिंग था वो कितना था 1 सेकंड था। इसको मैं डेल्टा टी से बता रहा हूँ। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, तो जी का वैल्यू निकालना है। अब सिंपल पेंडुलम का एक फार्मूला है ना, टाइम टेकन जो निकाला जाता है, टाइम टेकन बाय सिंपल पेंडुलम क्या होता है, तो t होता है 2 पाई अंडर रूट l बाय g। ठीक है, ये तो l तो लेंथ हो जाता है पेंडुलम का, तो हमको यहाँ पे किससे मतलब है, g से मतलब है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे g को सब्जेक्ट बना के निकाल देंगे उसका वैल्यू। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे क्या कर रहे हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा l बाई जी का, तो l बाई जी आ जाएगा। यहाँ पे हमको g का वैल्यू सिर्फ चाहिए, तो g का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर l बाई टी स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा वैल्यू। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोग यहाँ पे क्या निकालना है, इसका जो एक्यूरेसी निकालना है, इसका क्या निकालना है, जी का कितना एक्यूरेट है। तो जब एक्यूरेट का बात होता है, ध्यान रखिए कोई भी जो फिगर है वो सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी से मिलकर बनता है। और ये जो एक्यूरेसी है ना वो पूरा प्योरली डिपेंड करता है कि कितना हम लोग अनसर्टेन वैल्यू को कितना सर्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ जो जी जो है, तो इसको हम लोग क्या करना है, यहाँ पे उसका जितना भी वेरिएशन हो रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पर डिफरेंशिएट करें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इरर जैसा फाइंड कर लेते हैं। तो डेल्टा जी अपॉन जी, ठीक है, डेल्टा जी अपॉन जी। अब ये सब सारा कांस्टेंट टर्म इसका होगा नहीं और इसका हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल और प्लस इसलिए क्योंकि जो इरर होता है हमेशा एडिटिव नेचर का होता है। तो जो भी जी में मेरा गड़बड़ हुआ होगा, जो भी इसमें वेरिएशन आया होगा, जरूर उसमें लेंथ में कुछ गड़बड़ होगा, टाइमिंग में भी कुछ गड़बड़ होगा, जिसके कारण पूरे जी में भी आपका वेरिएशन आ रहा है। अच्छा, तो डेल्टा एल बाई एल हो गया। टी का हम लोग क्या लिखेंगे, इसका जब करेंगे तो 2 into 2 बाहर आ जाएगा डेल्टा टी अपॉन टी। ठीक है, सारा वैल्यू लिखना, सारा वैल्यू को हम लोग क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपली हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं डेल्टा जी अपॉन जी है डेल्टा एल मेरे को पास कितना था, तो एल था मेरे पास 25.0 सेंटीमीटर। डेल्टा एल कितना हो जाएगा, सर डेल्टा एल हो जाएगा मेरा 0.1 सेंटीमीटर। ये जितना एक्यूरेट वैल्यू इसी के अकॉर्डिंग चलना है हम लोग को। तो इसमें कितना वेरिएशन है, तो 0.1 सेंटीमीटर। मिनिमम इतना ही कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए डेल्टा एल जो होगा जितना वेरिएशन, तो 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एल कितना है, तो 25 सेंटीमीटर है, लिख दिए, प्लस 2 into डेल्टा टी कितना था, तो डेल्टा टी याद होगा आप लोगों को 1 सेकंड हम माने थे, तो 1 सेकंड लिख दिए और टाइम कितना है मेरा, तो 50 था, तो 50 लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब ये 2 तो यहाँ पे हम लोग काट देते हैं। ठीक है, अंदर में और ये हट जाएगा तो यहाँ 250 आ जाएगा। अच्छा, अंदर में एलसीएम जैसे ही आप लोग ले लीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 11/250। कितना आ जाएगा, 11/250 आ जाएगा। अच्छा, अब जो हम लोग को यहाँ पे एरर बताना है, क्योंकि तभी एक्यूरेसी का बारे में पता चलेगा, तो एरर बताने के लिए हम लोग उसको परसेंटेज में बताते हैं। तो बेहतर होगा कि हम इसको परसेंटेज में लिखें। परसेंटेज में लिखने के लिए कुछ नहीं, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, सिंपल, इधर भी 100 और इधर भी 100 हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4.4 कुछ इतना आपका क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को जो जी का जो एक्यूरेसी है वो उसमें कितना गड़बड़ हो गया है, तो 4.4 हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो जी का वैल्यू है वो
आया है। ठीक है, अब जो चार ऑप्शन में 4.4 था तो उसमें आपको टिक कर देना है और आपका सही आंसर आ गया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, तो ये जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, यूजिंग द एक्सप्रेशन 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन को यूज करते हुए कैलकुलेट किया द वैल्यू ऑफ d बाय मेजरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है उसके रिगार्डिंग उसको मेजर करते हुए उसने वैल्यू ऑफ d को फाइंड आउट किया है इन अ रेंज 0 to 90 डिग्री। अब जो वेवलेंथ है लैम्डा वो एग्जैक्टली नोन एंड द एरर थीटा इज कांस्टेंट फॉर ऑल थीटा। और जो एरर है थीटा में वो कांस्टेंट माना गया है सारा थीटा के लिए, जैसे कि थीटा जो है इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा, तो एक्चुअल में यहाँ पर निकालने बोला जा रहा है कि वेरिएशन क्या होगा डी में। ठीक है, अगर डी का अगर हम लोग वेरिएशन पता कर लें तो हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, आंसर तो नंबर 1 बोलता है कि एब्सोल्यूट एरर जो डी का है क्या वो कांस्टेंट रहेगा, या नंबर 2 बोलता है वो बढ़ जाएगा, मतलब एब्सोल्यूट एरर जो है डी का वो बढ़ेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली जो फ्रैक्शनल एरर है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा या फिर घटेगा। तो यही दो चीज हम लोग को मेनली निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, मैं ऑप्शन को मिटा रहा हूं। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2t sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा दिया है ना। यहां से t का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो t का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लैम्डा/2 cosec थीटा लिख सकते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। 1/sin थीटा cosec थीटा हम लोग ने लिख दिया है। अब इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, इसी को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो d ऑफ d, ठीक है, इसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं वैल्यू को, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो लैम्डा/2 एज इट इज रहेगा। इसका हो जाएगा क्या, माइनस cot थीटा इनटू cosec थीटा इनटू d थीटा हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, इक्वेशन नंबर मेरा बन गया ये 2। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो d थीटा वो भी एक तरह का कांस्टेंट ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग 1/2, तो हम लोग क्या करेंगे कि डिवाइड कर रहे हैं 2 को बाय 1। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं d अपॉन d, यहाँ पे हम लोग d लिख दिए। अब वैल्यू कितना है, तो लैम्डा/2 कैंसिल हो जाएगा, cosec क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, विद अ नेगेटिव साइन cot थीटा इनटू d थीटा बचेगा। अब अगर हम इसको मॉड में रख देते हैं, ठीक है, अगर ये जो वैल्यू है अगर इसको हम क्या करते हैं, अब मॉड में रख देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मॉड में रखेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, तो cot थीटा इनटू d थीटा आ जाएगा, है कि नहीं, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे पता चला कि जो cos थीटा है, जैसे cos थीटा हम लोग लिख सकते हैं ना, cos बाय क्या लिख सकते हैं, cos बाय sin लिख सकते हैं। तो जैसे जैसे थीटा का जो वैल्यू है 0 से लेके 0 to 90 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू 0 से 90 में इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो जो cos थीटा का जो वैल्यू है ना वो डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि cos थीटा 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 90 जाते जाते क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है cos थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब जो मेरा जो क्या बोलते हैं वेरिएशनल था, तो वो मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जो फ्रैक्शनल जो वैल्यू था d का, तो ऑप्शन नंबर 4 जो था कि जो फ्रैक्शनल वैल्यू है d का वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ तो मेरा क्लियर हो गया। अब एक और बात आ जाता है, एब्सोल्यूट एरर का भी देख लेते हैं। ठीक है, अब एब्सोल्यूट एरर का अगर देखना रहेगा तो देखिए ये वाला वैल्यू हम लोग को पहले से पता है, d ऑफ d बाय d इज इक्वल टू cot थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d ऑफ d, ये d को उधर कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग क्या लिख दिए, cot थीटा इनटू d लिख दिए। ठीक है, cot थीटा इनटू d लिख दिए। और d का वैल्यू हम लोग को पहले से पता है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 दिस गिवन इक्वेशन, तो वी कैन राइट, तो d का वैल्यू क्या है, तो λ/2 cosec थीटा इनटू जो cot थीटा है cot थीटा। अच्छा, cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos बाय sin, और cosec को लिख सकते हैं 1 बाय sin। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो λ/2 यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा। क्या हो जा रहा है, sin स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, ये वाला वैल्यू हो जा रहा है। तो अब जब हम लोग एब्सोल्यूट एरर का बात करते हैं तो cos थीटा तो आपका क्या हो रहा है, cos थीटा जो है वो घट रहा है। ठीक है, cos थीटा क्या हो रहा है, घट रहा है 0 से लेकर 90 में। लेकिन जो sin थीटा है ना, sin थीटा क्या हो रहा है, 0 से लेकर 90 में, देख लीजिए 0 से लेकर 0 to 90 में वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है sin थीटा। तो क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे क्या हो रहा है, वो भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब
जो एब्सोल्यूट एरर है वो भी डिक्रीज होगा, लेकिन तीनों ऑप्शन में कहीं पे भी उस तरह लिखा हुआ नहीं था। तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 था, क्या था कि जो मेरा फ्रैक्शनल जो एरर है, ठीक है, जो फ्रैक्शनल एरर है दैट मींस जो डी थीटा है वो मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखिए थीटा इंक्रीज हुआ और थीटा डिक्रीज हुआ, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जेईई एडवांस 2020 में आया हुआ है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए क्या बोल रहा है, समटाइम्स इट इज कन्वीनियंट टू कंस्ट्रक्ट अ सिस्टम ऑफ यूनिट सो दैट ऑल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ टर्म्स ऑफ ओनली वन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कभी कभी ये करना आसान रहेगा कि हम लोग सब क्वांटिटी को अलग अलग एक्सप्रेस नहीं करके, ठीक है, एक ही फिजिकल क्वांटिटी में सब कुछ एक्सप्रेस करना है। तो इन सच अ सिस्टम, तो अगर उस तरह का अगर हम लोग को सिस्टम बनाना है, ठीक है, तो वो टर्म को हम लोग मान लेते हैं कि वो क्वांटिटी जो है x है, तो वहां पे हम लोग किस किस तरह से डायमेंशन को पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ डायमेंशन दिया हुआ है, पोजीशन के लिए x का पावर अल्फा पुट कीजिए, स्पीड के लिए x का पावर बीटा पुट कीजिए, एक्सेलरेशन के लिए x का पावर p, लीनियर मोमेंटम के लिए x का पावर q और फोर्स के लिए x का पावर r पुट कीजिए, ठीक है। तो ये सब सारा हम लोग को डायमेंशन दिया हुआ है, तो और ये सब ऑप्शन भी दिया हुआ है कि अगर इस तरह का कंस्ट्रक्ट करते हैं तो क्या होगा, आइदर अल्फा प्लस p इज इक्वल टू 2 बीटा होगा या b p प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू बीटा होगा या फिर सी या सो ऑन, इस तरह दिया होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो कोशिश क्या कीजिएगा कि सॉल्यूशन से नहीं, मतलब ऑप्शन से हम लोग सॉल्यूशन तक पहुंच पाए, ठीक है, मतलब जो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ये चारों है, तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस p इज इक्वल टू 2 बीटा। अब अल्फा p और बीटा हम लोग देखते हैं, तो अल्फा क्या है मेरा देखते हैं, अल्फा जो है आपका पोजीशन में आ गया, बीटा जो है आपका किस में आ गया, स्पीड में आ गया, और p जो है आपका एक्सेलरेशन में आ गया। इसका मतलब अगर तीनों के बीच में रिलेशन डेवलप करेंगे तो कुछ होना चाहिए, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक रिलेशन डेवलप करते हैं ये तीनों के बीच में। तो हम लोग क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड बाय पोजीशन लिख लेते हैं इज इक्वल टू एक्सेलरेशन बाय स्पीड लिख लेते हैं। दर डायमेंशनली देखिएगा, ये भी 1/t आएगा, ये भी 1/t आएगा, ओके। अब स्पीड बाय पोजीशन लिखिए। अब स्पीड के लिए क्या लिखे हैं, स्पीड के लिए x का पावर बीटा है ना, x का पावर क्या है तो बीटा है। पोजीशन के लिए क्या है, पोजीशन के लिए x का पावर है अल्फा, और एक्सेलरेशन के लिए x का पावर p, और अगेन स्पीड के लिए आपका x का पावर बीटा। अब याद कीजिएगा सर्ड्स एंड इंडेक्सेस में क्या करते थे, a का पावर x और नीचे भी a का पावर y, तो बेस और सेम रहता था तो x माइनस y कर देते थे। इंडेक्सेस में इसी तरह करते थे, उसी तरह यहाँ पे करेंगे, सॉरी यहाँ पे x क्या है, दोनों का सेम है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, x का पावर बीटा माइनस अल्फा, और इधर लिखेंगे इज इक्वल टू x का पावर x है p माइनस बीटा, ठीक है। ये तो सारा को ब्रैकेट क्योंकि डायमेंशन है तो ब्रैकेट में रहे, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू हो गया। अब अगेन बेस क्या है, दोनों का सेम है, तो पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, तो इक्वेट कर देते हैं। तो बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू हम लोग लिख दिए p माइनस बीटा, ठीक है। क्या लिखते हैं, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू p माइनस बीटा। तो p माइनस जो बीटा है यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब अगर इसको रीअरेंज करते हैं तो हम लोग वी कैन राइट 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस t, लिख पा रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ऑप्शन नंबर ए था वो मेरा सही निकल गया है ना, अल्फा प्लस p इज इक्वल टू 2 बीटा, इसका मतलब सही निकल गया, इसलिए ऑप्शन से जाना ज्यादा इजी रहता है, ठीक है। तो पहला तो सही हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, ओके। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन था वो मेरा सही निकल गया। अब दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो रिलेशन है p प्लस क्यू माइनस आर, p माइनस क्यू प्लस आर और p प्लस क्यू प्लस आर। तो ध्यान से देखिए p क्यू आर यहाँ पे भी, p क्यू आर यहाँ पे भी, p क्यू आर यहाँ पे भी, कहीं ना कहीं ये तीनों जो रिलेशन है एक ही तरह का इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखने को मिल रहा है, तो p क्यू आर, तो p किस में है, एक्सेलरेशन में है, q किस में है, लीनियर मोमेंटम में है, और r किस में है, तो फोर्स में। तो हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। फोर्स इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, और लीनियर मोमेंटम दैट इज p इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। मतलब हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे इससे पहले तीनों के बीच में रिलेशन डेवलप किए थे उसी तरह यहाँ पे भी फिर से दोबारा रिलेशन डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन हम लोग को मिल गया। अब दोनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, f हो गया f बाई p लिख दिए, ठीक है। मास इनटू एक्सेलरेशन जो है ये मास मास कट जाएगा, तो बचा क्या आपका एक्सेलरेशन बाय वेलोसिटी बच गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये फोर्स के लिए क्या है, फोर्स के लिए x का पावर r लिख रहे हैं, हम लोग लिख देंगे फोर्स के लिए क्या है, x का पावर r, ठीक है। फोर्स के लिए x का पावर r, मोमेंटम के लिए क्या है, x का पावर q है, एक्सेलरेशन के लिए क्या है, x का पावर p है,
और वेलोसिटी एक तरह का काइंड ऑफ स्पीड, तो यहाँ पे x का पावर बीटा यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगेन वही इंडेक्सेस यूज करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं x का पावर r माइनस क्यू, इधर लिखेंगे x का पावर p माइनस बीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ का जो पावर है, क्योंकि बेस सेम है तो पावर को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो r माइनस क्यू इज इक्वल टू p माइनस बीटा कर देंगे। r माइनस क्यू इज इक्वल टू p माइनस बीटा हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट करके लिख सकते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू, वी कैन राइट बीटा इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे, p प्लस q माइनस r। देखिए तो ये ऑप्शन कहीं है, तो ये ऑप्शन ये रहा, सेकेंड ही सही होगा। ठीक है, तो p प्लस q माइनस r है ना, तो बीटा इज इक्वल टू हो गया। इसका मतलब दो इसमें सही है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो दोनों को इस तरह से हम लोग डेवलप करते हैं रिलेशन, और इस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, तो क्वेश्चन अब आता है, सपोज द ऑर्बिट ऑफ अ मरकरी अराउंड द सन इज सर्कुलर एंड द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट इज 0.38 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो नंबर 1 क्या बोला है, मैक्सिमम इलॉन्गेशन, मतलब एंगल का बात कर रहा है मरकरी और सन के बीच में। ठीक है, और द डिस्टेंस भी निकालना है मरकरी और अर्थ के बीच में। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि इंफीरियर प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस पता करना है, सन और इंफीरियर प्लैनेट अर्थ वहां पे आ जाता है, तो ये सब के बीच में जब डिस्टेंस पता करना रहता है, तो हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला का यूज करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये आपका सन हो गया, ये आपका प्लैनेट, जो भी प्लैनेट हो, ठीक है, और यहाँ आपका अर्थ हो गया, ये उसका सर्कुलर ऑर्बिट हो गया। तो इसको हम लोग REP से डिनोट कर दिए। ठीक है, अर्थ है, प्लैनेट है, यहाँ पे अर्थ और सन, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो प्लैनेट है और सन है। तो इसके बीच में जब डिस्टेंस को पता करते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला आ जाता है, जब sin थीटा यहाँ पे लगाएंगे इस एंगल पे, तो हम लोग का फॉर्मूला आएगा RPS sin e एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू होता है 1.5 × 10⁻11, उसका वैल्यू है। तो ये एलोंगेशन हो गया, तो यहाँ पे इसको यूटिलाइज करना है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हम लोग को नंबर 1 क्या करना है, एलोंगेशन फाइंड करना है, यही ना, सॉरी फॉर द, तो हम लोग क्या करेंगे, r मरकरी है और सन है ना, तो ये दोनों के बीच में अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो sin एप्सिलॉन au, sin एप्सिलॉन au है, और यहाँ पे हम लोग का वैल्यू भी दिया गया है, कितना वैल्यू दिया गया है, तो sin एप्सिलॉन का वैल्यू दे दिया है 0.38 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हमको तो ये एप्सिलॉन से मतलब, सॉरी e से मतलब है जो एंगल से, तो यहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन इक्वल टू क्या लिखेंगे, sin इनवर्स ऑफ 0.38, कितना लिखेंगे, sin इनवर्स ऑफ 0.38। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, इलॉन्गेशन हो जाएगा हम लोग का 22 डिग्री एंड 20 मिनट। ठीक है, ये मेरा एंगल ऑफ मैक्सिमम इलॉन्गेशन आ गया। तो नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब नंबर 2 क्या बोल रहा है, तो नंबर 2 बोल रहा है द डिस्टेंस, ठीक है, मरकरी और अर्थ के बीच में। तो मरकरी और अर्थ के बीच में डिस्टेंस बोला है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, cos एप्सिलॉन, ठीक है, au। अब ध्यान से देखिएगा, एप्सिलॉन तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग लिख दिए cos 22 डिग्री एंड 20 मिनट, ठीक है, इनटू au। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, तो ये जो वैल्यू है मेरा आ जाता है 0.925। ठीक है, ये जो एंगल का वैल्यू है ये इतना आ जाएगा 0.925, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू, यहाँ पे मैं आपका इरेज कर रहा हूँ, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू कितना है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1.5 × 10⁻11। तो ये मेरा सॉल्व करने के बाद कितना आ जाता है, 3.88 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किया, डिस्टेंस भी निकल गया और मैक्सिमम एलोंगेशन भी निकल गया। तो यहाँ पे ये वाला हेल्प किया है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। तो अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इस पूरा क्लास का पीडीएफ जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें और भी क्वेश्चन है, आप उसको भी ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, सब्सक्राइब करते हुए जाना और इस वीडियो को शेयर करो। तो थैंक यू वेरी मच। ओके।